चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से हमारा जो लिथोस्फीयर है वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है। जैसे कौन कौन सी लेयर देखी थी हमने लिथोस्फीयर की? याद है कुछ? यस, वेरी गुड। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जिस तरह से हमने देखा था हमारा एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, उसी तरह से हमारा जो लिथोस्फीयर है वो भी डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से हमने आपकी 3 लेयर्स देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि उन 3 लेयर्स के अलावा 2 लेयर्स हमारी और थी, दैट वाज लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो था वो क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर बना था, और एस्थेनोस्फीयर जो था वो अपर मेंटल से मिलकर बना था। और फिर हमने देखा था कि किस तरह से जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी होती है वो हेल्प करती है, हमारे कन्वेक्शन करंट्स की वजह से वो चलती है, और जो हमारी लिथोस्फीयर की प्लेट्स होती हैं वो किसके ऊपर फ्लोट करती हैं? आपके एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। उसके बाद हमने देखी थी रॉक्स। रॉक्स देख ली थी ना? रॉक्स देखी थी हमने किस तरह से हमारी 3 तरह की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को हम बोलते थे प्राइमरी रॉक्स, बेस रॉक्स, क्योंकि उन्हीं से हमारी जो बाकी की रॉक्स थी वो बनती थी। इग्नियस रॉक्स के ऊपर इरोजन होती थी, उसकी वजह से हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती थी बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स के ऊपर जब हमारा प्रेशर और टेम्परेचर एक्ट करता था तो वो हमारा बना देता था मेटामॉर्फिक रॉक्स को। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स हमने फिनिश किया था। उसके बाद आई गेस हमने लैंडफॉर्म्स को शुरू किया था। प्लेन्स तक हो गया था। यस, मैंने आपको बताया था 3 तरह से हम लैंडफॉर्म्स को डिवाइड कर देते हैं 3 कैटेगरीज में, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स, सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स एंड थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। जो आपके फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स थे वो जो हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर मेजर ज्योग्राफिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट्स हो गए, ओशंस होंगे, और जो उन कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के ऊपर फीचर्स प्रेजेंट होंगे वो हो जाएंगे हमारे सेकंड ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स। जैसे हमने सेकंड ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स में देखे थे माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज। माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन्स हमने देखे थे आपके 4 तरह के। देयर वाज फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड रेजिडुअल माउंटेन्स। जो आपके फोल्ड माउंटेन्स थे वो किस तरह से बनते थे? कंप्रेसिव फोर्सेस से, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के पास आती थी। ब्लॉक माउंटेन्स किस तरह से बनते थे? हमारे डाइवर्जेंट मोशन से, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती थी। और वॉल्केनिक माउंटेन्स किस तरह से बनते थे? जो यस, मैग्मा लावा। अर्थ के अंदर जब वो होता है तब हम उसको बोलते हैं मैग्मा, मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक। जब वो अर्थ की क्रस्ट को रप्चर करके उससे बाहर आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं लावा, और वही हमारी वॉल्केनिक इरप्शन होती है। तो उसी वॉल्केनो में जब कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होती है तो उसके बाद वो बना देता है आपका माउंटेन्स। जिस तरह से हमने इग्नियस रॉक्स में देखा था 2 तरह की हमारी इग्नियस रॉक्स बनती हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। जो इंट्रूसिव थी उसका नाम हमने देखा था प्लूटोनिक रॉक्स, एक्सट्रूसिव का नाम हमने देखा था वॉल्केनिक रॉक्स। तो ये होता है आपके माउंटेन्स के बनने का प्रोसेस। प्लेट्यूज में हमने देखा था एक आपके इंटरमोंटेन प्लेट्यूज थे, पिडमोंट प्लेट्यूज थे और कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज थे। तो प्लेन्स में हमने देखा था हमारे 3 तरह के प्लेन्स, इरोजनल, स्ट्रक्चरल एंड डिपोजिशनल। जो इरोजन की एक्टिविटी से बनेंगे वो इरोजनल, जो डिपोजिशनल एक्टिविटी से बनेंगे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स की, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। वो किस तरह से बने थे? जो हिमालयन रिवर्स थी उन्होंने अपने साथ फर्टाइल एलुवियम लाया हिमालय से इरोड करके और उसको प्लेन्स में आके डिपॉजिट किया, और उससे बन गए हमारे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिनको हम डिपोजिशनल प्लेन्स कहते हैं। थर्ड कैटेगरी वाज द स्ट्रक्चरल प्लेन्स। तो प्लेन्स की हमने इंपॉर्टेंस भी देखी थी, बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं हमारे प्लेन्स, क्योंकि अब जो रिवर्स हैं वो फर्टाइल एलुवियम साथ में लेकर आ रहे हैं, तो उसको डिपॉजिट करेंगे जहां पे, तो वहां पे फर्टाइल सॉइल होगी जहां पर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकेंगे। अब फर्टिलिटी ज्यादा है तो पॉपुलेशन भी वहां पर डेंस होगी। मैंने आपको बताया था 1/3 एरिया है हमारे प्लेन्स का, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन प्लेन सपोर्ट करते हैं दैट इज 40%। तो इस तरह से पता लगता है कि दे हैव अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हो गया था प्लेन्स तक, है ना?
तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। अब ये जो थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स होते हैं इनको हम बोलते हैं माइनर लैंडफॉर्म्स। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म सबसे मेजर ज्योग्राफिकल फीचर्स, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के ऊपर ही बने सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स जैसे आपके माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज। अब उन सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के ऊपर ये माइनर लैंडफॉर्म्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। जैसे वैलीज। अब वैली क्या होती है? कोई रिवर है, उसने यू शेप्ड एक डिप्रेशन कार्व कर दी किसी लैंड में, उस यू शेप डिप्रेशन को हमने बोल दिया वैली, जिसमें से कोई रिवर फ्लो करेगी। हिल्स, सैंड ड्यून्स, बीचेस, क्लिफ्स। अब जब हम डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को आगे पढ़ेंगे ना, उसमें हम ये देखेंगे कि ये सैंड ड्यून्स, बीचेस और क्लिफ्स होते क्या हैं। बस फिलहाल यही याद रखो कि जो थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म है, दीज आर द माइनर फीचर्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन द सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। अब हमने देखना है कि दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं हमारी अर्थ में जो लैंडफॉर्म्स को शेप करते हैं। वन टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एंडोजेनिक प्रोसेस, अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एक्सोजेनिक। नाम से ही पता लग रहा है एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, पता लग रहा है नाम से कुछ। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। जो अर्थ के अंदर के प्रोसेसेस हैं उनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस, इनसाइड अर्थ। The processes which take place inside earth are called as the endogenic processes, and the processes which take place on the surface of earth are called as exogenic processes। जैसे हम बात करें अगर आपके एंडोजेनिक प्रोसेसेस की, तो प्राइमरली आपके दो तरह के एंडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं। एक जो सडन होते हैं, एक जो आपके ग्रेजुअल होते हैं, मतलब एक में सडन मूवमेंट, एक में स्लो मूवमेंट। जैसे सडन मूवमेंट की बात करें हम, दीज आर कॉल्ड एज कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस। कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस। स्लो मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज डायास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक एंड डायास्ट्रोफिक फोर्सेस। अब अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें कि भाई कैटास्ट्रोफिक में क्या आएगा और डायास्ट्रोफिक में क्या आएगा। अब देखो सडन फोर्सेस की बात कर रहे हैं। सडन फोर्सेस मतलब जो यकदम से एक्ट करें, जैसे हमारी अर्थक्वेक हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सडन मूवमेंट्स और कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस। वन इज अर्थक्वेक्स, another is volcanism। अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिज्म डिटेल में भी देखेंगे। अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस क्या होते हैं जब आपका उसका चैप्टर आएगा। अभी इतना ही याद रखो, सडन मूवमेंट होती है कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट्स। एग्जांपल्स आपकी दो तरह की, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिज्म। स्लो मूवमेंट्स की बात करें अगर हम, तो स्लो मूवमेंट्स भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक जिससे आपके कॉन्टिनेंट्स बनेंगे और दूसरा जिससे आपके माउंटेन्स बनेंगे। जैसे वी हैव एपिरोजेनेटिक फोर्सेस, एपिरोजेनेटिक फोर्सेस एंड ओरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक। अब एपिरोजेनेटिक की बात करें तो दीज आर द कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस। ये फोर्सेस आपकी कॉन्टिनेंट्स को बनाएंगी, ओरोजेनेटिक फोर्सेस आपके माउंटेन्स को बनाएंगी। ठीक है, दीज आर द एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स और एंडोजेनेटिक फोर्सेस। सडन, ग्रेजुअल। सडन में आ गई आपकी कैटास्ट्रोफिक, ग्रेजुअल में आ गई आपकी डायास्ट्रोफिक। सडन में आपकी एग्जांपल्स दो तरह की फोर्सेस होंगी, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिज्म। और आपका जो स्लो मूवमेंट होगी डायस्ट्रोफिक, उसमें एपिरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, ओरोजेनेटिक माउंटेन बिल्डिंग। तो दीज आर द एंडोजेनेटिक फोर्सेस, जो फोर्सेस हमारी अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की। अब देखो जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस है ना, उनका काम होता है किसी चीज को बनाना, जैसे माउंटेन्स बनाए, कॉन्टिनेंट्स बनाए। सो दीज आर द बिल्डर फोर्सेस। अब जो आपकी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होंगी वो होंगी डिस्ट्रक्ट करने वाली फोर्सेस।
जैसे एक्सोजेनेटिक में हम मानते हैं इरोजन फोर्सेस जो होती हैं। कौन कौन करता है इरोजन? वाटर करता है, विंड करते हैं, ग्लेशियर्स करते हैं, तो वो सारे हो जाएंगे आपके एक्सोजेनेटिक। जो भी इरोजन में शामिल होगा, जो हाई सरफेसेस को रिड्यूस करके लो सरफेसेस में कन्वर्ट करेगा, उनको हम बोलेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। जैसे वी हैव रिवर्स, वी हैव विंड, ग्लेशियर्स और सी वेव्स। अब ये सारे आपके इरोजन करते हैं, दैट्स वाई इनको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो हमारी अर्थ के ऊपर काम करती हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस ने क्या करना है? इररेगुलरिटी बनानी है। अर्थ की सरफेस प्लेन है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस उसके ऊपर इररेगुलरिटी बनाएंगी, मतलब माउंटेन्स बनाए इररेगुलर, कॉन्टिनेंट्स बनाए इररेगुलर। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या करेंगी? उन इररेगुलरिटीज को खत्म करके उनको रेगुलरिटी में कन्वर्ट करेंगी। अंडरस्टूड? इररेगुलरिटी और रेगुलरिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यही है आपके लैंड फॉर्म्स। अब हमारे दो मेजर ज्योग्राफी के टॉपिक्स हो गए खत्म। सबसे पहले हमने एटमॉस्फेयर देखा, उसके बाद हमने लैंड का कंपोनेंट लिथोस्फीयर देखा। अब हम नजर मारते हैं जो हमारा पानी का कंपोनेंट है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, उसके मेन फीचर्स और उसकी डिवीजन हम किस तरह से करते हैं। अब देखिए, जिस तरह से एटमॉस्फेयर को भी हमने डिवाइड किया था, ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स थी हमारे एटमॉस्फेयर की? यस, वेरी गुड। गुड। सो जिस तरह से हमने अपने एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया, लैंड को, लिथोस्फीयर को हमने 3 लेयर्स में डिवाइड किया, उसी तरह से हमारा जो ओशन होता है उसको भी हम डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अब ठीक है, जब हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं ना, तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब पानी, वाटर। कहां का वाटर? कोई आइडिया? ओशंस का? सिर्फ ओशंस का? हाँ, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, लेक का पानी, हाँ, एटमॉस्फेयर का पानी, हाँ, सी वाटर। एटमॉस्फेयर में जो आपका वाटर वेपर्स हैं वो भी, हमारी बॉडीज के अंदर जो पानी है वो भी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो पानी है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। प्लांट्स में जो पानी है वो भी आपका हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर इज ऑल एनकम्पासिंग। जहां पर भी हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर में पानी लोकेटेड है, दैट इज द डोमेन ऑफ योर हाइड्रोस्फीयर। तो जब हाइड्रोस्फीयर की हम डिवीजन की बात करते हैं कि भाई हम हाइड्रोस्फीयर की जो लेयर्स हैं उसको किस तरह से डिवाइड करते हैं। अच्छा, वो समझ आ गया था, प्लेट बाउंड्रीज जो हमने डिस्कस किया था। दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। उसमें कोई डाउट तो नहीं था? कन्वर्जेंट मोशन में क्या था? अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस दोनों। डाइवर्जेंट मोशन में भी अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस दोनों। और तीसरी प्लेट मूवमेंट थी आपकी ट्रांसफॉर्म, प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं, उसमें सिर्फ अर्थक्वेक्स। इतना तो क्लियर था ना? ठीक है। अब जब बात करते हैं अपने ओशन की, अब जहां पे आपकी लैंड खत्म होती है वहां से आपका ओशन शुरू होता है, ठीक है। अब ये आपका लैंड का एरिया है, यहां पे आपकी लैंड खत्म हो रही है। अब आपका जो कॉन्टिनेंट होगा थोड़ा आगे तक तो एक्सटेंड करेगा। सो द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड एज द, जो पहला डिवीजन होगा हमारा ओशन के फ्लोर का, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हमारे कॉन्टिनेंट का जो एक्सटेंडेड मार्जिन होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मतलब कि अब ये एक्सटेंडेड मार्जिन है तो ये ज्यादा गहरा नहीं होगा, इसकी जो डेप्थ होगी वो शैलो होगी, इट विल बी ऑफ शैलो डेप्थ। अब उसके बाद
यहां पर एक पॉइंट आएगा जिसको हम बोलेंगे शेल्फ ब्रेक। दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द शेल्फ ब्रेक। अब इस पॉइंट से क्या होगा, जो हमारा ओशन का फ्लोर है वो बिल्कुल एक स्टीप स्लोप से नीचे को जाएगा। उस फीचर को हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। पहले बना कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हमने क्या बोला, एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। उसके बाद शेल्फ ब्रेक से हमारा ओशन का जो फ्लोर था वो बिल्कुल स्टीप स्लोप से नीचे जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद एक जेंटल स्लोपिंग एरिया आएगा। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद एक जेंटल स्लोपिंग एरिया आएगा जिसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइज। जितने भी सेडिमेंट्स आपके लैंड से वॉश आउट होके आएंगे ओशंस में, वो सारे के सारे डिपॉजिट हो जाएंगे आपके कॉन्टिनेंटल राइज में। अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिपॉजिट्स जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। प्राइमरली जो ओशन के फ्लोर के ऊपर डिपॉजिट्स मिलते हैं वो होते हैं आपके 3 तरह के। एक वो डिपॉजिट्स होंगे जो अर्थ की सरफेस के ऊपर ओरिजिनेट होंगे और अर्थ की सरफेस पर से ओरिजिनेट होकर आपके ओशंस में आएंगे, उनको हम बोलेंगे टेरिजीनस डिपॉजिट्स। टेरिजीनस डिपॉजिट्स जो अर्थ की सरफेस पे ओरिजिनेट हो रहे हैं, अर्थ की सरफेस से ओरिजिनेट होके ओशन में आ रहे हैं। अब इनको अर्थ की सरफेस से ओरिजिनेट होके ओशंस तक लेकर कौन जाएगा, जो एजेंट्स होंगे ट्रांसपोर्टेशन के। कौन से एजेंट्स होते हैं, वाटर एजेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन का, विंड होती है। तो विंड और वाटर इनको ट्रांसपोर्ट करके लैंड से ले जाएंगे ओशन के अंदर, और इनके अंदर हमें ऑर्गेनिक भी देखने को मिलेंगे सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक भी। दूसरी तरह के डिपॉजिट जो हमें ओशन के फ्लोर पे देखने को मिलते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द हाइड्रोजीनस डिपॉजिट्स। हाइड्रोजीनस नाम ही बता रहा है, हाइड्रो मतलब पानी। जो डिपॉजिट्स पानी के अंदर से इमर्ज हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे हाइड्रोजीनस डिपॉजिट्स। इनके अंदर भी हमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है। तीसरी तरह के डिपॉजिट्स हमारे हो जाएंगे कॉस्मिक डिपॉजिट्स। अब इनको हम कॉस्मिक डिपॉजिट्स भी बोलते हैं और इनको हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ के बाहर से आ रहे हैं, कॉस्मिक मतलब जो अर्थ के बाहर से आ रहे हैं। हाँ ठीक है, कहां से आ रहे हैं, स्पेस से आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको एटमॉस्फेयर में बताया था, मीटियोराइट्स आते हैं हमारे। तो मीटियोराइट्स आके लैंड पे भी जाएंगे और समुद्र में भी जाएंगे। तो इस तरह से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स दैट आर फाउंड ऑन द फ्लोर ऑफ द ओशन। ओशन के फ्लोर के ऊपर जो मिलते हैं। तो इस तरह से हमारी लेयर्स कौन सी हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर उसके बाद स्टीप स्लोप में नीचे आएंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप, जेंटल राइजिंग एरिया, कॉन्टिनेंटल राइज। उसके बाद जो सबसे बड़ा आपके ओशन के अंदर फीचर होता है दैट इज द एबिसल प्लेन। अब यहां पर एक बहुत ही बड़ा लंबा प्लेन होगा जिसको हम बोलते हैं एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन भी इसको बोलते हैं या फिर इसको हम डीप सी प्लेन भी बोलते हैं। एबिसल प्लेन और डीप सी प्लेन। अब क्लोज टू 40% एरिया जो हमारे ओशंस का होता है ना, दैट 40% एरियाज ऑफ द ओशंस इज योर एबिसल प्लेन। मतलब 40 to 50% जो एरियाज होगा हमारे ओशंस का वो होगा एबिसल प्लेन। इसी एबिसल प्लेन के ऊपर हमें ओशंस में जितने भी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे हमारी अर्थ के ऊपर माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, ओशंस के अंदर भी हमें माउंटेन्स देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं सी माउंट्स। वॉल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिलेंगी हमें उसके अंदर। और भी फीचर्स होते हैं, एटोल्स, गाइड्स, वो सारे हमें ओशन के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगे, आपके एबिसल प्लेन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं डीप सी प्लेन। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इन फीचर्स को जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेजर ओशियानिक फीचर्स की बात करें
तो पहला आ जाता है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के केस में मैंने आपको बताया व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इट इज द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, हमारे ही कॉन्टिनेंट का एक्सटेंडेड मार्जिन है जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। अब इसकी हम डेप्थ की बात करें कि ये कितनी इसकी डेप्थ होती है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो इसकी डेप्थ होती है क्लोज टू 0 to 200 मीटर्स। 0 से शुरू होता है और 200 मीटर्स तक इसकी डेप्थ जो होती है वो एक्सटेंड होती है। स्लोप की बात करें तो इसकी स्लोप ज्यादा नहीं होती है, इट इज अ शैलो ऑल्सो एंड इट इज अ जेंटली स्लोपिंग एरिया। तो इसकी हम ग्रेडियंट की अगर बात करें तो लेस देन 1 डिग्री, लेस देन 1 डिग्री इसका ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट होता है मतलब ऐसे एक प्लेन सरफेस है उसमें हल्का सा स्लोप होगा, दैट इज द ग्रेडियंट। सेडिमेंट्स की बात करें, जो अर्थ से हमारे सेडिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे कहां पे डिपॉजिट होंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। तो यहां पे हमें टेरिजीनस डिपॉजिट्स मिलेंगे। टेरिजीनस डिपॉजिट्स मतलब जो डिपॉजिट्स अर्थ से आते हैं उनको हम कहते हैं टेरिजीनस डिपॉजिट्स। अब ये जो शेल्फ होती है इसकी होती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। किस तरह से, देखो शैलो सी है मतलब सी वहां पर ज्यादा गहरा नहीं है। अब ज्यादा गहरा सी वहां पर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगी क्योंकि सनलाइट पेनिट्रेट वहां पर कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस होगी तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो करेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, एक्वाटिक जो वीड्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फिशेस फीड करती हैं, उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो कर रही हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करने के लिए आपकी फिशेस आएंगी, मछलियां। तो दीज आर द रिच फिशिंग ग्राउंड्स, रिच फिशिंग ग्राउंड्स, ठीक है। और दूसरा, हम अपनी अर्थ से जो ऑयल और नेचुरल गैस निकालते हैं उसका क्लोज टू 20% जो ऑयल एंड नेचुरल गैस है वो भी हमें यहीं पर मिलेगा। सो 20% ऑफ द टोटल ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हम कहां से निकालते हैं अपना ऑयल, मुंबई में एक जगह लोकेटेड है दैट इज कॉल्ड एज द मुंबई हाई, जहां से हम अपना ऑयल निकालते हैं। दिस मुंबई हाई इज लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। समुद्र के अंदर जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसके ऊपर लोकेटेड है मुंबई हाई, जहां से हम अपना ऑयल और गैस निकालते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस हुई आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, एक तो फिशरीज में रिच है, वहां पर रिच फिश का स्टॉक होता है, और दूसरा 20% जो ऑयल और नेचुरल गैस है वो भी हम वहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस। अब बात करें कॉन्टिनेंटल स्लोप की। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप आपको पता ही है, दूसरा फीचर था हमारी अर्थ का, जहां पे हमारा शेल्फ खत्म हुआ था वहां से स्टार्ट हुआ था हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो इसकी अगर हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ इसकी, आपका जो शेल्फ था वो 200 मीटर्स तक था, तो 200 मीटर से 3000 मीटर्स तक, 3000 या फिर 4000 मीटर्स तक आपका होगा कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब इसके ग्रेडियंट की बात करें, शेल्फ का ग्रेडियंट था 1 डिग्री से कम, इसका होगा बिटवीन 2 to 5 डिग्रीज, मतलब इसकी स्लोप होगी। जिस तरह से हमने देखा था कॉन्टिनेंटल शेल्फ था कुछ इस तरह से, स्लोप था इस तरह से, तो इसका ग्रेडियंट जो था होगा 2 to 5 डिग्रीज के बीच में होगा। अब इसके फीचर्स की बात करें तो यहां पे हमें देखने को मिलते हैं सबमरीन कैनियंस। सबमरीन कैनियंस क्या होते हैं, ये एक वैली होती है जो इरोजन के द्वारा कार्व की जाती है।
जैसे यहां पर शायद होगा, फिर बाद में देख लेंगे उसकी डायग्राम को। अब बस इतना समझ लो कि एक वैली जो इरोशन के द्वारा क्रिएट की गई हो उसको हम कहते हैं सबमरीन कैनियन। तो जो सबमरीन कैनियन है वो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप के ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, शेल्फ पे भी होंगे और स्लोप पे भी होंगे आपके ये कैनियंस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फीचर आ जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल राइज। अब मैंने बताया था कॉन्टिनेंटल राइज में क्या होगा, जो डिपॉजिट्स आपके ऊपर से आ रहे हैं वो सारे के सारे आकर नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। कौन से डिपॉजिट्स? जो हमारी अर्थ के ऊपर से आ रहे हैं, टेरिजिनस डिपॉजिट्स, वो सारे के सारे डिपॉजिट्स आके कहां पर डिपॉजिट होंगे? आके ऑन द कॉन्टिनेंटल राइज। इससे ज्यादा कॉन्टिनेंटल राइज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है आपका एबिसल प्लेन्स। अब आपका जो स्लोप था वो कहां पे खत्म हुआ? 3000 मीटर्स या 4000 मीटर्स के आसपास वो खत्म हुआ, तो वहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है एबिसल प्लेन। सो इट कंटिन्यूज फ्रॉम 3000 टू 6000 मीटर्स। ठीक है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया था 40 to 50% आपके जो ओशन का एरिया होता है दैट इज कवर्ड बाय योर एबिसल प्लेन्स। और एबिसल प्लेन्स के ऊपर हमारे जितने भी वेरिएड फीचर्स होते हैं ओशन के अंदर वो पाए जाते हैं। तो जो सेडिमेंट्स होंगे, अगेन एक तो इसके अंदर हमें सेडिमेंट्स में क्या देखने को मिलेगा? रेड क्ले। अब जब आपके वॉल्केनोज होते हैं ना वो इजेक्ट करते हैं रेड क्ले को, और भी सोर्सेज होते हैं जो रेड क्ले को इजेक्ट करते हैं, बट वॉल्केनो इज वन ऑफ द मेजर सोर्स जो रेड क्ले को इजेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें सिलिशियस oozies मिलेंगे। सिलिशियस oozies होते हैं जिसमें सिलिका ज्यादा होती है। इसमें हमें कैलकैरियस oozies भी मिलेंगे। कैलकैरियस oozies होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है। तो इस तरह से कुछ डिपॉजिट्स हमें उसके ऊपर मिलेंगे। अब आपके एग्जाम के लिए इतने भी जरूरी नहीं है कि डिपॉजिट्स के नाम आपको याद रखने हैं, तो इसमें ज्यादा आप स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इसके लिए हम इतना ही है। बाकी इसके ऊपर जो फीचर्स हैं उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स आपके एबिसल प्लेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो सबसे पहला फीचर आपका एबिसल प्लेन के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ट्रेंच। अब हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पढ़ा था। आप क्लास में थे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वाले में? नहीं थे ना, चलो ठीक है। एक बार उसको फिर से रिकैप कर लेते हैं, क्या देखा था कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में। ये थी हमारी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में मैंने आपको बताया था दो प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं, मतलब दो प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के पास आ रही हैं। अब इसमें दो प्लेट्स यहां पे जैसे हम यहां पर देखें, ये एक प्लेट आ रही है और ये दूसरी प्लेट आ रही है, मतलब दो प्लेट्स कन्वर्ज कर रहे हैं। इसमें से एक प्लेट कौन सी है? ओशियानिक, और दूसरी प्लेट कॉन्टिनेंटल। एक प्लेट ओशियानिक और दूसरी प्लेट कॉन्टिनेंटल। ओशियानिक प्लेट भारी होती है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट? हैवी कौन सी होती है, ओशियानिक प्लेट या कॉन्टिनेंटल प्लेट? मैंने आपको बताया था ओशियानिक प्लेट जो होती है उसकी जो डेंसिटी होती है दैट इज 3.0। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है उसकी डेंसिटी होती है 2.7। तो ओशियानिक प्लेट ज्यादा डेंस होती है, मतलब ओशियानिक प्लेट भारी होती है। अब ओशियानिक प्लेट भारी होती है तो ओशियानिक प्लेट जाएगी नीचे को,
ओशियानिक प्लेट आपकी नीचे को सबड्यू करेगी। अब नीचे को सबड्यू करेगी आपकी ओशियानिक प्लेट, तो उससे क्या होगा, जो आपकी ओशियानिक प्लेट है नीचे जाते जाते अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा हीट है, उसकी वजह से वो पिघलना शुरू हो जाएगी, मतलब मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो मॉल्टन फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं आपका मैग्मा। वेरी गुड, मॉल्टन फॉर्म ऑफ रॉक इज कॉल्ड एज द मैग्मा। हेलो, की तो दैट विल कन्वर्ट इनटू मॉल्टन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज योर मैग्मा, उसी को हम कहते हैं मैग्मा। अब प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं तो लॉक होंगी, वाइब्रेशंस होंगी, जब अलग होने की कोशिश करेंगी तो क्या जनरेट करेंगी, अर्थक्वेक्स। नीचे जा रही है मैग्मा बना रही है तो मैग्मा से बनेगा वॉल्केनो, तो यहां पे अर्थक्वेक और वॉल्केनो हमें दोनों देखने को मिलेंगे। दूसरी तरह की प्लेट थी, हाँ चलो इसमें एक और फीचर देखना हमको। वो फीचर ये है कि जब ये प्लेट नीचे को जाएगी, ये प्लेट यहां पर एक डिप्रेशन क्रिएट करेगी, मतलब एक खड्डा टाइप का ये प्लेट यहां पर बनाएगी। उस डिप्रेशन को हम कहते हैं ट्रेंच। तो बेसिकली ट्रेंच इज, आगे भी आएगा, अ डिप्रेशन इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ के डीपेस्ट पार्ट में जो डिप्रेशन होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रेंचेस। ट्रेंचेस कौन बनाता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का दूसरा नाम क्या बताया था, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। कुछ कंस्ट्रक्ट किया इन्होंने या कुछ डिस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट तो नहीं किया बट डिस्ट्रक्ट जरूर किया। जो प्लेट नीचे जा रही थी वो डिस्ट्रक्ट हो रही है, तो ये कंस्ट्रक्टिव नहीं होगी, ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होगी। हाँ ठीक है, दूसरी देखते हैं। दूसरी है आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब डाइवर्जेंट में क्या होगा, दो प्लेट्स आपकी जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो दूर जाने से क्या होगा, दो फीचर्स आपके और बनेंगे वहां पर। इसे देखो आप, इसमें क्या हो रहा है कि दो प्लेट्स आपकी जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्जेंट मोशन। अब डाइवर्ज क्यों कर रही हैं प्लेट्स, क्योंकि नीचे था मैग्मा, मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करेगा, जब राइज करेगा मैग्मा तो जहां से क्रस्ट कमजोर होगी उसको तोड़ के प्लेट्स को इस तरह से साइड पे करेगा, मतलब डाइवर्ज करेगा। तो यहां पर हमने देखा था अर्थक्वेक्स भी मिलेंगे और यहां पर वॉल्केनोस भी मिलेंगे, और यहां पर आपके दो फीचर बनेंगे। पीछे वाली में ट्रेंच बन रहा था, इसमें एक तो बनेगा जब प्लेट से एक दूसरे से दूर जाएंगी ना, बीच में एक डिप्रेशन क्रिएट होगी जिसको हम बोलेंगे रिफ्ट वैली। एक तो यहां पे बनेगा आपका रिफ्ट वैली, दूसरा आपका यहां पे बनेगा मिड ओशियानिक रिजेस। रिफ्ट वैली एंड मिड ओशियानिक रिजेस। हेलो, ठीक है, तो अर्थक्वेक्स भी मिलेंगे, वॉल्केनोस भी मिलेंगे, रिफ्ट वैली बनाएगी और मिड ओशियानिक रिजेस बनाएगी। ठीक है, ये पता लगा रिफ्ट वैली और मिड ओशियानिक रिजेस किस तरह से बना रही है। रिफ्ट वैली जब प्लेट्स दूर जा रही हैं तो बीच में डिप्रेशन क्रिएट हो रही है, प्लेट्स टूट के अलग हो रही हैं। मिड ओशियानिक रिजेस किस तरह से बनाएगी, ये मैग्मा जो ऊपर आएगा ये अपने आप को इस तरह से रिजेस की फॉर्म में स्प्रेड करेगा, तो उसको हम बोलेंगे मिड ओशियानिक रिजेस। चलिए आगे देखते हैं।
ठीक है, तो ओशियानिक ट्रेंचेस। अब हमने देखा ओशियानिक ट्रेंचेस कौन सी तरह की आपकी प्लेट्स बना रही थी? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? यस, जब दो प्लेट्स कन्वर्ज कर रही थी तब आपके बन रहे थे ट्रेंचेस। ठीक है, तो ओशियानिक ट्रेंचेस जो होंगे आपके वो क्या होंगे? दीज आर द डिप्रेशंस इन द अर्थ। हमारी अर्थ के अंदर जो डिप्रेशंस हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेंचेस। इनकी डेप्थ की बात करें तो मोर देन 10,000 मीटर्स, 10,000 मीटर से भी ज्यादा इनकी डेप्थ होती है। फॉर्मेशन की बात करें, कौन सी प्लेट इन्वॉल्व थी? कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जिसमें एक प्लेट आपकी दूसरी प्लेट के अंडर सबड्यू करती थी। एसोसिएटेड फीचर इसके साथ, इसमें हमें अर्थक्वेक्स भी मिलेंगे देखने को, एंड इसमें हमें वॉल्केनोस भी मिलेंगे। और ये होगी आपकी जोन ऑफ क्रिस्टल डिस्ट्रक्शन, क्योंकि दो प्लेट जब पास आती हैं, एक प्लेट नीचे जाती है, तो जो नीचे प्लेट जाती है उसको क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होती है उस प्लेट की। तो इट इज अ जोन ऑफ क्रिस्टल डिस्ट्रक्शन। जैसे हम बात करें जो हमारी अर्थ के अंदर सबसे डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ के अंदर जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन है दैट इज मरियाना ट्रेंच, क्लोज टू 36,000 फीट। और ये मरियाना ट्रेंच आपका जो है ये लोकेटेड कहां पे है? गुआम आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन। गुआम आइलैंड में जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है वहां पर आपका मरियाना ट्रेंच पाया जाता है। दैट इज द डीपेस्ट पॉइंट इनसाइड द अर्थ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फीचर आ गया आपका मिड ओशियानिक रिजेस। अब किस तरह की प्लेट मूवमेंट से बन रहे थे मिड ओशियानिक रिजेस? डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट, सो इट विल बी फॉर्म्ड बाय डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। मिड ओशियानिक रिजेस के साथ साथ एक और फीचर था जो आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बना रही थी, वो कौन सा था? रिफ्ट वैली। याद रखने हैं ये। ठीक है, तो फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जहां पे दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब इसमें बन क्या रहा है हमें ये देखते हैं। ये सपोज कर लो हमारी अर्थ की क्रस्ट थी, यहां पे डाइवर्जेंस हुई, दो प्लेट्स दूर जा रही हैं। दो प्लेट्स दूर जा क्यों रही हैं? क्योंकि नीचे से आ रहा था मैग्मा। नीचे से मैग्मा आ रहा था, तो उस मैग्मा ने क्या किया? अर्थ की क्रस्ट को रप्चर करना शुरू किया, मतलब तोड़ना शुरू किया अर्थ की क्रस्ट को। तो जब उसने तोड़ना शुरू किया अर्थ की क्रस्ट को, तो वो यहां पर इस तरह से रिजेस की फॉर्म में स्प्रेड हो गया। मिड ओशियानिक रिजेस उसने बना दी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इट इज टू पैरेलल चेन्स ऑफ माउंटेन्स सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिप्रेशन। क्या है मिड ओशियानिक रिज? टू पैरेलल चेन्स ऑफ माउंटेन्स सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिप्रेशन। और वो डिप्रेशन क्या है? रिफ्ट वैली। तो ये हो जाती है आपकी मिड ओशियानिक रिजेस। नेक्स्ट आ जाता है आपका एबिसल हिल्स। अब पहले जो हमने देखा दैट वाज एबिसल प्लेन। अब उसी एबिसल प्लेन के ऊपर छोटी छोटी आपकी हिल्स जो होती हैं वो सिचुएटेड होती हैं, जिनको हम कहते हैं एबिसल हिल्स। तो एबिसल हिल्स की अगर हम हाइट की बात करें तो दैट इज जस्ट 1000 मीटर्स। 1000 मीटर्स के आसपास इनकी हाइट होती है, मतलब बहुत कम हाइट होती है इनकी। इनके ओरिजिन की बात करें कि ये जो एबिसल हिल्स हैं ये पैदा किस तरह से होती हैं, तो इनके ओरिजिन दो तरह से हो सकते हैं। वन इज टेक्टोनिक, another is volcanic।
या टेक्टोनिक तरीके से पैदा हो सकती हैं या वॉल्केनिक तरीके से पैदा हो सकती हैं। टेक्टोनिक मतलब अर्थ के अंदर कुछ फोर्सेस हैं जो जिस तरह से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट उस तरह से पैदा हो सकती है। वॉल्केनिक मतलब नीचे मैग्मा है, मैग्मा बाहर आया लावा के रूप में, तो उस तरह से भी ये हिल्स को बना सकता है। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ द ओशन फ्लोर। हमारे ओशन फ्लोर के सबसे ज्यादा कॉमन फीचर मतलब सबसे ज्यादा जो चीज अगर ओशन फ्लोर पे मिलती है तो वो ये छोटी छोटी हिल्स जिनको हम बोलते हैं एबिसल हिल्स। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं आपके सी माउंट्स एंड गाइड्स। अब सी माउंट्स नाम बता रहे हो, जो माउंटेन सी के अंदर है उनको हम बोलते हैं सी माउंट्स। अब इनका फीचर क्या होता है, ये आपके ओशन के फ्लोर से ऊपर की तरफ राइज करते हैं लेकिन ओशन की जो ऊपर की सरफेस है उस तक नहीं पहुंचते। मतलब जो पानी की सरफेस है टॉप की उस तक नहीं पहुंचेंगे, पानी से नीचे ही होंगे। तो दीज आर दी सी माउंट्स राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ओशन बट डज नॉट रीच द टॉप ऑफ द सी के अंदर ही वो रह जाते हैं। सेकेंड फीचर, दे हैव अ पॉइंटेड समिट। उनका जो टॉप होता है वो पॉइंटेड होता है। दीज आर द फीचर्स ऑफ योर सी माउंट। और जब आपके सी माउंट के ऊपर इरोजन होगा, इस तरह से टॉप की जो सरफेस होगी वो इरोड हो जाएगी, तो सी माउंट बन जाएगा फ्लैट टॉप्ड, इस तरह का फ्लैट टॉप। तो फ्लैट टॉप सी माउंट इज कॉल्ड एज गायट। फ्लैट टॉप सी माउंट इज कॉल्ड एज गायट। तो सी माउंट क्या हुआ, अ माउंटेन विद अ पॉइंटेड समिट, जिसकी पॉइंटेड समिट हो, दैट राइजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ओशन बट डज नॉट रीच द टॉप ऑफ द सी। एंड व्हाट इज गायट, अ फ्लैट टॉप सी माउंट इज कॉल्ड एज गायट। अंडरस्टूड। अब ये होते हैं आपके सबमरीन कैनियंस। अब पहले हमने देखे थे कि जो सबमरीन कैनियंस होते हैं वो कहां पर बनते थे, आपके शेल्फ पे और स्लोप पे। अब देखते हैं कि जो सबमरीन कैनियंस थे वो बनते किस तरह से थे। तो ये देख रहे हो आप, ये एक वैली है, ठीक है, इधर भी लैंडफॉर्म का फीचर है, इधर भी लैंडफॉर्म का फीचर है, बीच में एक वैली है जिसमें से ओशन फ्लो कर रहा है आपका। तो इस तरह से होते हैं आपके सबमरीन कैनियंस। तो सबमरीन कैनियंस का बनने का तरीका क्या होता है, पहला तो रिवर इरोजन। पहले ओशन की जगह कोई रिवर था, रिवर ने लैंड को इरोड करके इस तरह की वैली क्रिएट कर दी। सो दिस इज द रिवर इरोजन। सेकेंड इज टर्बिडिटी करंट्स। अब आपके लैंड से रिवर्स आती हैं, वो कहां जाती हैं, सीज के अंदर, ओशंस के अंदर जाती हैं। तो जो रिवर लैंड से आ रही हैं वो अपने लेकर आती हैं जो इरोड करता है चीजों को। बड़े ज्यादा सेडिमेंट्स उन रिवर के अंदर होते हैं, उन सेडिमेंट्स से जब इरोजन होता है तो उनको कहते हैं टर्बिडिटी करंट। इसीलिए जो आपके सबमरीन कैनियंस है वो कहां पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप के ऊपर। जो लैंड से रिवर्स आ रही हैं पहले शेल्फ को इरोड करेंगी, फिर उसके बाद वो स्लोप को भी इरोड करती करती नीचे जाएंगी। तो दैट्स व्हाई सबमरीन कैनियंस आर फाउंड ऑन शेल्फ एंड स्लोप। और तीसरी वजह से जो आपके ये बनते हैं दैट इज फॉल्टिंग। फॉल्टिंग किस तरह से, अब देखो दो चीजें होती, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, दो प्लेट मूवमेंट हमने पढ़ी थी, कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट में क्या था, प्लेट से एक दूसरे के पास आ रही हैं तो होगा फोल्डिंग। डाइवर्जेंट में प्लेट से एक दूसरे से दूर जा रही हैं, टूट रही हैं, टूटने का मतलब फॉल्टिंग। तो जो फॉल्टिंग से आपके भी हम सबमरीन कैनियंस। ठीक है, 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं फिर उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओशन
टेम्परेचर, टाइड्स, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। ओशन मूवमेंट्स, टाइड, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। अब ओशन मूवमेंट में हमने देखना है कि ओशन के अंदर जो पानी है वो किस तरह से मूव करता है, कौन सी फोर्सेस हैं जो पानी को मूव करवाती हैं। ओशन के अंदर जो टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होती है। जैसे एटमॉस्फेयर में हमने देखा था हमारा जो टेम्परेचर है वो हॉरिजॉन्टली भी वेरी कर रहा था और वो वर्टिकली भी वेरी कर रहा था। उसी तरह से ओशन में भी जो टेम्परेचर होता है उसमें हॉरिजॉन्टल वेरिएशन भी होती है और उसमें वर्टिकल वेरिएशन भी होती है। फिर हम देखेंगे टाइड्स क्या होती हैं। बेसिकली टाइड इज द रिदमिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ सी वाटर। आपके सी वाटर में राइज हुआ, फॉल हुआ, उसको हम कहते हैं टाइड। कितने प्रकार की टाइड होती है, टाइड क्यों आती है, उसको देखेंगे। सैलिनिटी, ओशन में जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट इज डिसॉल्व्ड इन द ओशन वाटर। कौन सा सॉल्ट सबसे ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है, कहां पे सैलिनिटी ज्यादा होती है, कहां पे कम होती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि सैलिनिटी इंक्रीज होगी, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं सैलिनिटी डिक्रीज होगी। इन सब चीजों को अब हम जरा देखते हैं। तो बेसिकली बात करें हम ओशन करंट्स की। ओशन करंट्स होते क्या हैं? ओशन करंट्स आर बेसिकली द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड एज ओशन करंट्स। अब ओशन करंट को सबसे बड़ी जो फोर्स है जो चलाती है दैट इज द लाइट ऑफ सन, हीट ऑफ सन। जो थर्मल एनर्जी होती है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके ओशन के करंट्स को चलाती है। जैसे सबसे ज्यादा हीट कहां पे होगी सन की? विच एरिया विल हैव द हाईएस्ट हीट ऑफ सन? जिस तरह से मैंने आपको कल या आई गेस उससे भी शायद पहले बताया था, ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में बताया था क्या होते हैं, टेम्परेट रीजन्स के बारे में बताया था क्या होते हैं, कुछ याद है? जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन होता है ये इक्वेटर था। एक ये लाइन बताई थी, एक ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। ये लाइन क्या थी? 0 डिग्री इक्वेटर। उसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। यहां पे 90 डिग्री नॉर्थ, यहां पे 90 डिग्री साउथ। ये था आपका ट्रॉपिक इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या था? यस, वेरी गुड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे 23.5 डिग्री साउथ पे, यस वेरी गुड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्कटिक सर्कल। नीचे 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक। और 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल। अब ये जो बीच का रीजन था दिस वॉज कॉल्ड एज योर ट्रॉपिकल रीजन। यस, ट्रॉपिकल। उसके ऊपर ये जो रीजन था दिस वॉज कॉल्ड एज द नॉर्थ टेम्परेट। ये रीजन साउथ टेम्परेट। नॉर्थ टेम्परेट, साउथ टेम्परेट। उसके ऊपर ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दिस वॉज कॉल्ड एज द पोलर रीजन।
पोलर रीजन भी कहते थे इसको, फ्रिजिड जोन भी कहते थे। समझ आया? ठीक है। अब जो आपका सन था वो सिर्फ इन दो पॉइंट्स के बीच में रहता है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सन रहता है, ना कैंसर से ऊपर जाएगा ना कैप्रिकॉर्न से नीचे जाएगा सन। तो मैक्सिमम हीटिंग कहां पे होगी? ट्रॉपिकल रीजन में। जैसे जैसे ट्रॉपिकल से पोल की तरफ जाएंगे हीट कम हो जाएगी, नीचे भी ट्रॉपिकल से पोल की तरफ आएंगे हीट कम हो जाएगी। तो ओशन करंट्स जो हैं वो जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा हीट होगी, और जब हीट ज्यादा होती है तो किसी भी चीज को अगर हम हीट अप करें वो एक्सपैंड करेगी, कोई चीज ठंडी हो जाए वो कंट्रैक्ट करती है। कोई भी चीज हीट करें एक्सपैंड, ठंडी करें कॉन्ट्रैक्ट। एयर को भी हीट करें एक्सपैंड करेगी, ठंडा करें कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब पानी यहां पर ट्रॉपिकल रीजन में हीट ज्यादा है तो एक्सपैंड करेगा, मतलब एक हाइट के ऊपर होगा पानी। पोलर रीजन्स में हीट कम है, पानी एक्सपैंड नहीं करेगा, मतलब एक लोअर लेवल के ऊपर होगा। इक्वेटर में हायर लेवल पे होगा, पोल्स में लोअर लेवल पे। तो उसकी वजह से क्या होगा? एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, तो इक्वेटर से पोल तक आपका पानी मूव करेगा। उसके बाद पोल्स पे जाके पानी ठंडा हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, फिर इक्वेटर की तरफ वापिस आता है, इक्वेटर के ऊपर फिर ऊपर आके एक्सपैंड होके फिर पोल की तरफ जाता है, एक सर्कुलेशन उसकी चलती है। तो हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ओशन करंट्स को चलाते हैं। तो उन फैक्टर्स को बेसिकली हम डिवाइड कर देते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर्स में। प्राइमरी फैक्टर्स जो इनिशियली ओशन करंट्स को चलाते हैं, सेकेंडरी फैक्टर्स जो उनको मॉडिफाई करते हैं। जैसे प्राइमरी फोर्सेस में हम बात करें, पहला आपका प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स हमारी तीन तरह की होती हैं। वैसे अभी हमने विंड्स को डिस्कस करना है, प्रेशर बेल्ट और विंड्स, उसमें हम देखेंगे हमारी तीन तरह की विंड्स होती हैं, प्लैनेटरी विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। उसमें से जो पहली तरह की विंड होती है प्लैनेटरी विंड, वो हमारे ओशंस के करंट्स को चलाती हैं। तो प्लैनेटरी विंड्स में आपकी तीन तरह की विंड्स आती हैं। वी हैव ट्रेड विंड्स, वी हैव वेस्टर्लीज, वी हैव ईस्टर्लीज। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, यही आपकी जो ट्रेड विंड होती है ओशन के करंट्स को चलाती हैं। जैसे ये सपोज कर लो ओशन का पानी है, विंड आई, पानी के साथ फ्रिक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है उसी डायरेक्शन में पानी भी मूव करना शुरू कर देगा। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर डिफरेंसेस। अब टेम्परेचर डिफरेंस मैंने आपको समझा ही दिया, इक्वेटर के ऊपर ज्यादा टेम्परेचर, पोल्स के ऊपर कम टेम्परेचर। उससे क्या होगा? इक्वेटर के ऊपर पानी एक्सपैंड करेगा, पोल्स के ऊपर एक्सपैंड नहीं करेगा। पानी कहां से कहां जाएगा? इक्वेटर से पोल की तरफ। थर्ड इज सैलिनिटी डिफरेंसेस। हाई सैलाइन वाटर जो होगा वो होगा डेंस। अगर पानी में सॉल्ट ज्यादा है, वो है हाई सैलाइन, तो होगा वो डेंस। लेस सैलाइन वाटर, लेस डेंस। तो उससे क्या होगा? डेंस का मतलब क्या होता है? भारी। हाई सैलिनिटी है तो पानी नीचे की तरफ जाएगा, लो सैलिनिटी तो पानी ऊपर की तरफ आएगा। तो इस तरह से वर्टिकल सर्कुलेशन चलेगी पानी की। हाई सैलिनिटी वाटर नीचे को, लो सैलिनिटी ऊपर को। टेम्परेचर डिफरेंसेस से किस तरह की सर्कुलेशन चलेगी? हॉरिजॉन्टल, इक्वेटर से पोल, पोल से इक्वेटर, इक्वेटर से पोल, पोल से इक्वेटर, इस तरह से। दैट टाइप ऑफ सर्कुलेशन विल बी मेड पॉसिबल बाय दिस। तो इन सब को हम बोल देते हैं आपकी प्राइमरी फोर्सेस, जो इनिशियली आपके पानी को चलाती हैं। अब एक बार आपका पानी चलना शुरू हो गया, कुछ फोर्सेस होंगी जो उसकी डायरेक्शन को मॉडिफाई करेंगी, उसको रोकेंगी, किसी और डायरेक्शन में उसको टर्न कर देंगी। उन फोर्सेस को हम बोलते हैं मॉडिफाइंग फोर्सेस या फिर सेकेंडरी फोर्सेस। मॉडिफाइंग फोर्सेस या फिर सेकेंडरी फोर्सेस। अब देखते हैं ये मॉडिफाइंग और सेकेंडरी फोर्सेस कौन कौन सी हैं। एक तो हमने एटमॉस्फेयर में भी डिस्कस किया था, कोरियोलिस फोर्स, है ना।
द फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ रोटेट करती है, उस रोटेशन से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का काम क्या होता है? जो विंड्स आपकी नदर्न हेमिस्फीयर में ओरिजिनेट हो रही हैं उनको डिफ्लेक्ट करना टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, जो विंड्स आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में ओरिजिनेट हो रही हैं उनको डिफ्लेक्ट करना टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। नदर्न हेमिस्फीयर में राइट को डिफ्लेक्ट करना, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करना। दिस इज द वर्क ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। अब जिस तरह से कोरियोलिस फोर्स विंड्स को डिफ्लेक्ट कर रही हैं, उसी तरह से आपकी कोरियोलिस फोर्स क्या करेगी? पानी को भी डिफ्लेक्ट करेगी। तो पानी को भी किस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी? अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर है, तो वाटर विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर सदर्न हेमिस्फीयर है तो वाटर विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। इस तरह से कोरियोलिस फोर्स काम करेगी। सेकेंड इज कॉन्टिनेंटल कॉन्फ़िगरेशन। पानी आपका फ्लो कर रहा है, रास्ते में कोई कॉन्टिनेंट आ गया तो कॉन्टिनेंट क्या करेगा? पानी के फ्लो को रोक के डाइवर्ट कर देगा कहीं और। तो इस तरह से मॉडिफाई हो गया करंट। थर्ड इज बेसिन शेप एंड डेप्थ। बेसिन की शेप किस तरह की है? मतलब अगर तो बेसिन की विड्थ कम है, एक मोटी पाइप और एक पतली पाइप है, पानी किस में से तेजी से जाएगा? मोटी पाइप से या पतली पाइप से? ये मोटी पाइप, ये पतली पाइप, पतली से जाएगा पानी, पतली से एग्जैक्टली। तो उसी तरह से बेसिन शेप, अगर उसकी विड्थ कम है पानी की स्पीड होगी ज्यादा, विड्थ ज्यादा है तो पानी की स्पीड होगी कम। सिमिलरली डेप्थ, अगर पानी की डेप्थ कम है तो उसकी स्पीड होगी ज्यादा, मतलब पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है तो पानी की स्पीड होगी कम, क्योंकि पानी की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरे उसमें। तो दैट्स हाउ कोरियोलिस कॉन्टिनेंटल कॉन्फ़िगरेशन, बेसिन शेप और डेप्थ आपके मॉडिफाई करेंगे करंट्स को। चलिए अब देखते हैं हमारे ओशन करंट्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो जिस तरह से बेसिकली दो क्राइटेरियाज हैं हमारे पास हमारे ओशन करंट्स को डिवाइड करने के लिए। हम ओशन करंट्स को डेप्थ के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं और टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे डेप्थ की अगर हम बात करें, एक आपका ओशन करंट होगा जो टॉप की सरफेस पे होगा, एक आपका ओशन करंट होगा जो बॉटम में होगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या होंगे? सरफेस करंट्स एंड डीप सी करंट्स। सरफेस करंट्स और डीप सी करंट्स। जो आपकी टॉप की 400 मीटर्स की ओशन की सरफेस होगी, उसमें जो करंट्स होंगे वो होंगे आपके सरफेस करंट्स। और जो 400 मीटर्स के नीचे की आपकी सरफेस होगी ओशन की, वहां पे आपके कौन से करंट्स होंगे? डीप सी करंट्स। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो क्लोज टू 10% हमारे ओशंस में जो सर्कुलेशन होती है, द वाटर सर्कुलेट्स एज सरफेस करंट्स। 90% वाटर सर्कुलेट्स एज डीप सी करंट। 10% वाटर सरफेस करंट की तरह सर्कुलेट करता है, 90% वाटर डीप सी करंट्स की तरह सर्कुलेट करता है। दूसरा क्राइटेरिया है हमारे पास टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बेसिस की बात करें, हमारे पास गर्म करंट्स होंगे, ठंडे करंट्स होंगे। तो उस बेसिस के ऊपर हम करंट्स को डिवाइड कर देते हैं वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। अब जिस तरह से इनके नाम है उसी तरह से इनकी प्रॉपर्टीज होंगी। वार्म करंट्स क्या करेंगे? जिस भी एरिया में जाएंगे उसको करेंगे गर्म। कोल्ड करंट्स क्या करेंगे? जिस भी एरिया में जाएंगे उसको वो करेंगे ठंडा।
So this is how we divide the ocean currents on the basis of depth and temperature into surface and deep sea currents, warm and cold currents. अब बात करते हैं कि ओशन के जो करंट्स होते हैं उनका असर क्या होता है, उनका इफेक्ट क्या होता है। जैसे पहला क्लाइमेटिक इफेक्ट। अब आपके जो ओशन के करंट्स होते हैं, एक तो वो टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई बताएगा किस तरह से टेम्परेचर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सोचो थोड़ा। दूसरा रेनफॉल में हेल्प करेंगे। अब बताओ ओशन के करंट्स टेम्परेचर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। हाँ, जो इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन्स की गर्मी है उसको टेम्परेट और पोलर रीजन्स में लेके जाएंगे, जो पोलर रीजन्स की ठंड है उसको लेकर वो वापस ट्रॉपिकल रीजन्स में आएंगे। तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। रेनफॉल, रेनफॉल का सोर्स क्या है? वाटर। वो वाटर कहां से आता है? ओशन से, क्योंकि 70% अर्थ जो है 71% वो तो ओशन ही है। तो इसलिए रेनफॉल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरह से? मॉइस्चर को प्रोवाइड करके। सेकंड इज बायोलॉजिकल। ओशन में हम फिशरीज, जो फिशेस होते हैं वो ओशन में ही होती हैं, तो ओशंस हेल्प विद अस द फिशिंग। इस तरह से बायोलॉजिकली हेल्प करेंगी वो। इकोनॉमिक की बात करें, नेविगेशन और बड़े सारे हमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी मिल सकते हैं ओशन से। ऑयल भी मिलता है हमें ओशन से। हाँ, आयरन तो हम ज्यादातर अपनी लैंड से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिल सकते हैं हमें ओशन से। ठीक है, इस तरह से इकोनॉमिकली हमें ओशन हेल्प कर सकते हैं। एक और तरीके से ओशन से हम टाइडल एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं। वो जब टाइड्स डिस्कस करेंगे तो उसमें बताऊंगा किस तरह से ओशन से टाइडल एनर्जी को हम जनरेट करते हैं। तो इस तरह से जो ओशंस हैं वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ ओशंस। अब नेक्स्ट आ गया आपका टाइड्स। तो टाइड्स की बात करें तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था, टाइड इज द राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ सी वाटर। राइज एंड फॉल, इसमें लेवल ऑफ सी वाटर, जो आपका सी वाटर है जब उसमें राइज और फॉल होगा उसको हम बोलेंगे टाइड। एक बार इस तरह से राइज और इस तरह से फॉल, दैट इज कॉल्ड एज टाइड। रिदमिक राइज एंड फॉल। ये होता क्यों है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून ऑन अर्थ। जो सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल है हमारी अर्थ के ऊपर, उसी की वजह से आपके टाइड्स आते हैं। अब सन और अर्थ क्या करते हैं? हमारी अर्थ के ऊपर जो पानी प्रेजेंट है, वाटर, उसको अपनी तरफ खींचते हैं। अब पानी को अपनी तरफ खींचेंगे तो उससे क्या होगा? राइज एंड फॉल होगा। पानी का खींचा, राइज हुआ, छोड़ा, फॉल हो गया। तो उसकी वजह से राइज एंड फॉल को हम बोलते हैं टाइड्स। तो अब टाइड्स जो है हमारी वो कितनी तरह की होती हैं? अगर फ्रीक्वेंसी के बेसिस के ऊपर हम टाइड्स को डिवाइड करते हैं तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टाइड्स, जिसमें एक तो आपका एक दिन में 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड हों, उसको हम कह देते हैं सेमी डायरनल टाइड। सेमी डायरनल टाइड इज 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स इन अ डे। अगर एक दिन में एक हाई टाइड हो और एक ही लो टाइड हो, उसको हम कह देते हैं डायरनल टाइड।
One high tide and one low tide in a day is called as diurnal tide. Mixed tide, दो हाई टाइड और दो लो टाइड ही हैं, लेकिन देयर इज अ वेरिएशन इन द हाइट. मतलब उन हाई टाइड्स और उन लो टाइड्स की जो हाइट है वो सेम नहीं है. दैट इज मिक्स्ड टाइड. तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी के बेसिस के ऊपर हम टाइड्स को डिवाइड कर देते हैं. अब मेन टाइप्स की बात करें अगर हम टाइड्स की, तो देयर आर टू, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड. स्प्रिंग का मतलब होता है पावर, नीप का मतलब होता है विदाउट पावर. स्प्रिंग का मतलब पावर, नीप का मतलब विदाउट पावर. तो स्प्रिंग टाइड है आपकी हाई टाइड, नीप टाइड है आपकी लो टाइड. अब टाइड्स को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा हमारी सन, अर्थ और मून की पोजीशन के बारे में. अब बताइए मून किसके आसपास रिवॉल्व करता है? अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है मून. ठीक है, तो यहां पे हम बना देते हैं आपका सन, यहां पे बना देते हैं आपकी अर्थ. अब मून करता है हमारी अर्थ के आसपास रिवॉल्व. तो मून सपोज करो एक मून हो गया आपका यहां पे, रिवॉल्व करके मून पहुंच गया यहां पे, फिर मून आ गया यहां पे, और फिर मून रिवॉल्व करके आ गया यहां पे. ये चार पोजीशंस है मून की जब वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है. कितने दिन लगते हैं मून को? मून को नहीं, एक दिन तो बहुत कम हो गया, 28 दिन. मून को अर्थ के आसपास रिवॉल्व करने में 28 डेज लगते हैं. एक दिन तो अर्थ को अपने एक्सिस पे रोटेट करने में लगते हैं. ठीक है, मून यहां से यहां गया 7 दिन में, यहां से यहां गया 7 दिन में, यहां से यहां गया 7 डेज, और यहां से यहां गया 7 डेज. तो कितने हो गए? 7 4 या 28. ठीक है, 28 डेज मून को लगे अर्थ के आसपास रिवॉल्व करने में. अब मैंने आपको बताया जो टाइड्स होती हैं वो किस तरह से आती हैं. ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड अर्थ, ओ सॉरी, सन एंड मून ऑन अर्थ. ये सन और अर्थ, मून जो आपका पानी है अर्थ के ऊपर, उसको अपनी तरफ खींचेगा ग्रेविटी की वजह से. अब सन और मून एक लाइन में है, तो मतलब दोनों खींच रहे हैं, तो हाई टाइड होगी. अब पहले आप समझ लो इन पोजीशंस के नाम. ये जो पोजीशन है ना मून की, इसको हम कहते हैं न्यू मून. न्यू मून. ये जो पोजीशन है मून की, इसको हम कहते हैं फुल मून. न्यू मून, फुल मून. ये वाली पोजीशन है फर्स्ट क्वार्टर. फर्स्ट क्वार्टर. ये वाली पोजीशन जो है थर्ड क्वार्टर. फुल मून, न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर. अब स्प्रिंग टाइड क्या है? हाई टाइड. कैसे होगी? जब सन और मून जो है वो इकट्ठा खींच रहे होंगे अर्थ के पानी को. कब खींचेंगे? जब वो एक लाइन में होंगे. यहां पर एक लाइन में है सन, अर्थ और मून, मतलब एक आपके न्यू मून पे हाई टाइड होगी, एक फुल मून पे हाई टाइड होगी. तो स्प्रिंग टाइड्स कब आएंगी? फुल मून एंड न्यू मून, क्योंकि दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं. टग ऑफ वॉर की तरह दो बंदे एक बंदे को खींच रहे हैं, तो वो आसानी से खींच पाएंगे उस बंदे को. यहां पे सन और मून अर्थ को खींच रहे हैं पानी को, तो आसानी से खींच पाएंगे. अब यहां पे देखो मून चला गया यहां पे फर्स्ट क्वार्टर में. अब सन और मून जो है वो 90 डिग्री से सेपरेट हो गए दोनों. 90 डिग्री से मतलब सन यहां से खींच रहा है, मून यहां से खींच रहा है, तो दोनों की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो कैंसिल हो जाएगी. तो क्या आएगा फिर?
लो टाइड, जिसको हम बोलते हैं नीप टाइड। तो एक नीप टाइड आएगी फर्स्ट क्वार्टर पे, और नीप टाइड आएगी कहीं, यस वेरी गुड, थर्ड क्वार्टर पे भी नीप टाइड आएगी, क्योंकि यहां पर भी मून और सन 90 डिग्री से सेपरेटेड है। तो फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर पे वी विल बी हैविंग द नीप टाइड। तो इस तरह से हाई टाइड, जिसको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं फुल मून और न्यू मून पे, नीप टाइड जिसको हम लो टाइड कहते हैं फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर पे। अंडरस्टूड, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब टाइड्स की हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, व्हाई टाइड्स आर इंपॉर्टेंट। सो पहली इंपॉर्टेंस हो जाएगी हमारी टाइड की नेविगेशन। अब टाइड में हो क्या रहा है, जो समुद्र के बीच का पानी है वो कोस्ट की तरफ जा रहा है, तो उससे क्या होगा, जो शिप्स हमारी समुद्र के बीच में हैं वो कहां पर जाने में हेल्प होगा उनको, कोस्ट की तरफ, हार्बर की तरफ, जहां पे पोर्ट्स हैं। तो नेविगेशन में आपकी टाइड्स हेल्प करेंगी। दूसरा, फिशिंग में, जो फिशेस का स्टॉक आपके समुद्र के बीच में है वो हाई टाइड से क्या होगा, कोस्ट तक आ जाएगा, तो उससे जो फिशरमैन होंगे उनको मछलियां पकड़ने में आसानी होगी, फिशिंग में हेल्पफुल होगा उनके लिए। थर्ड इज एनर्जी। अब टाइड से हम जनरेट करते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या, हाई टाइड आई, उसके रास्ते में हम क्या करेंगे, एक टरबाइन जिसके साथ जनरेटर कनेक्टेड है उसको प्लेस कर देंगे। हाई टाइड आई, वो टरबाइन से पास होगी, टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन जनरेटर को घुमाएगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो टाइडल एनर्जी भी हम टाइड्स की मदद से बना सकते हैं। एंड लास्टली इकोसिस्टम, सेडिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है, मतलब जो समुद्र के बीच के न्यूट्रिएंट्स हैं, सेडिमेंट्स, उनको कोस्ट में लेके आएगी, जो कोस्ट के न्यूट्रिएंट्स और सेडिमेंट्स है उसको समुद्र के वो बीच में लेकर जाएंगी। इस तरह से हमारी टाइड्स जो हैं वो हेल्प करती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइडल बोर। तो टाइडल बोर की जब हम बात करते हैं, अब देखो रिवर पानी कहां से कहां ला रहा है, लैंड से सी की तरफ लेके जा रहा है रिवर पानी को। टाइड्स पानी कहां से कहां ले रही है, सी से लैंड की तरफ। इतना समझ, रिवर जो होता है वो कहां से आ रहा है, जमीन से आ रहा है पानी की तरफ, लैंड से जा रहा है वो ओशन की तरफ, रिवर आपका। टाइड्स पानी कहां से ले रही, ओशन के बीच से लैंड की तरफ, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब रिवर की स्पीड कम होती है, टाइड्स तो बड़ी तेजी से आती हैं, तो उससे क्या होगा, एक ऊंची सी वॉल टाइड की खड़ी हो जाएगी रिवर के सामने, जिसको हम कहते हैं टाइडल बोर। तो टाइडल बोर इज अ सर्च इन द टाइडल वाटर अपस्ट्रीम, सर्च इन द टाइडल वाटर अपस्ट्रीम अगेंस्ट द रिवर, मतलब एक पानी की दीवार खड़ी हो गई रिवर के सामने। अब ये होगा किस तरह से, एक तो आपका जो टाइडल रेंज है वो ज्यादा है, टाइडल रेंज इज हाई। अब समझो ये टाइडल रेंज क्या होता है, टाइडल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। जैसे एक हाई टाइड आई, एक लो टाइड आई, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम कह देते हैं टाइडल रेंज। जितना ज्यादा टाइडल रेंज होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका टाइडल बोर होगा। दूसरा रीजन, फनल शेप्ड एस्चुरीज। जब आपका जो एस्चुरी है जहां से पानी को गुजरना है उसकी शेप एक फन्नल की तरह है ना, तब भी क्या होगा, जो विड्थ है वो कम हो गई, उसकी वजह से भी टाइडल बोर आपका आएगा। और तीसरा रीजन होगा आपका शैलो डेप्थ। वो मैंने बताया था, अगर डेप्थ ज्यादा है पानी की स्पीड कम होगी, डेप्थ कम है तो पानी की स्पीड ज्यादा होगी। तो शैलो डेप्थ से भी आपके टाइडल बोर आएंगे। तो दीज आर द थ्री रीजंस बिकॉज ऑफ विच टाइडल बोर्स आर देयर। सोल्यूशन टेम्परेचर जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहीं तक रखते हैं क्लास को, कोई डाउट?
क्लियर है? लक्ष्य पीडीएफ, पहली पीडीएफ मिली एटमॉस्फेयर की, रॉक्स की नहीं आई अभी। लिथोस्फीयर के अंदर ही तो रॉक्स हैं। लैंडफॉर्म्स चेक करना एक बार ध्यान से, लैंडफॉर्म्स भी उसके अंदर होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो मैं देख लूंगा, वैसे होंगे उसके अंदर। आपको नहीं मिले नोट्स? ऐप के ऊपर नोट्स हैं, ऐप के ऊपर है ना पीडीएफ्स। हाँ, ऐप के ऊपर ना पीडीएफ्स हैं, उसी में वही वही नोट्स हैं आपके क्लास नोट्स, ठीक है, वो उसी के ऊपर अपलोड किए जा रहे हैं, उसको चेक कर लो। हाँ चलिए ठीक है, मैं देख लूंगा, एक बार चेक कर लूंगा, फिर मैं कर दूंगा सेंड, ठीक है।